हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से रोहित कमार जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 163 हासिल की है अपने पहले प्रयास में। रोहित की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, वहां से सीएससी की तैयारी करना शुरू किया, पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, सीएपीएफ के बारे में पढ़ा और अब वो सीएपीएफ ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं रोहित से उनकी कहानी सीएपीएफ को पढ़ने की और अब सीएपीएफ ज्वाइन करने की। वेलकम रोहित टू स्टडी आईक्यू। हेलो दिव्यांशी। सो ग्रेजुएशन के टाइम मुझे पता चला कि जो टेक्निकल ग्रेजुएट है उसके पास टेक्निकल फील्ड के अलावा नॉन टेक्निकल फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सो स्टार्टिंग में सिविल सर्विसेज का पता चला था मुझे, और मुझे जब मैंने सोचा कि चलो पढ़ना शुरू करते हैं, जीएस वगैरह है क्या, जानते हैं इसके बारे में, उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि जो चीजें मैं पढ़ रहा था कभी जीएस उस तरीके से मैंने पढ़ा नहीं था, सो मुझे इंटरेस्ट आया। देन जीएस 3 में एक टॉपिक होता है इंटरनल सिक्योरिटी, जैसा आपने बताया, तो उसमें मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा था तो जिक्र हुआ सीएपीएफ का। इन फोर्सेस के बारे में मुझे पता चला। फिर मैंने देखा अगर फोर्सेस है तो इनमें रिक्रूटमेंट होता होगा, सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पता चला और पता चला आई एम एलिजिबल फॉर दैट, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जब मैंने अप्लाई करा फिर मैं साथ ही पैरेलली सीडीएस वगैरह का भी मुझे पता चल गया था जो डिफेंस के लिए, सो आई स्टार्टेड अपियरिंग फॉर दैट एज वेल। उसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट फिर थोड़े टाइम में डिफेंस में ज्यादा आने लग गया, क्योंकि मैं एसएसबी दिया, वहां देखा कि आर्मी या फिर ये एयरफोर्स, ये फोर्सेस किस तरह ऑपरेट करती है, वो मुझे काफी अट्रैक्ट करने लग गया था। देन आई शिफ्टेड टुवर्ड दीस फोर्स। हमेश तैयारी के दौरान आपको लगा कि फोर्सेस में आपको जाना है और आपने उसको पूरा भी किया, वो एस्पिरेशन को रियलिटी में बदला, ये बड़ी बात है। तो रोहित, पूरी जर्नी में एक होता है कि आप एक ड्राइविंग फोर्स होता है, रुझान आपका आ गया था फोर्सेस को ज्वाइन करना, बट जो ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं वो क्या था? एक तो जो स्किल्स जो इन फोर्सेस में आके मुझे मिलेंगी सिविलियन जॉब में, वो मेरे पास नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल वेपन हैंडलिंग हमें सिखाया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें लाइक एडवेंचर में लोग पैराग्लाइडिंग और ये रिवर राफ्टिंग के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं, वो हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट होगा। मेरे को एडवेंचर वगैरह थोड़ा पसंद है, ट्रैकिंग वगैरह मैं कॉलेज टाइम में भी जाता था। सो पता चला यहाँ मैं अपनी हॉबीज वगैरह परस्यू भी कर सकता हूँ और उन्हें और ज्यादा एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मुझे और ऐसे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए अब मिल रहा है और मिलता रहेगा आगे भी, जिनका मेन मकसद ही सर्व करना है नेशन को, और उसके लिए अपनी जान तक की बाजी लगा रहे हैं। सो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। हॉबीज और स्किल्स किस तरीके से आप अक्वायर करेंगे और हॉबीज को आप परस्यू कर पाएंगे, और मुझे लगता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है किसी भी करियर को देखने का। और अगर आप प्रैक्टिकलिटी के साथ उस करियर को परस्यू करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको मिल भी जाता है, जैसे रोहित को अभी सीएपीएफ उनकी एस्पिरेशन थी और वो उनको मिलने भी वाली है। या श्योर। रोहित, तो जब जाना सीएपीएफ क्या है पढ़ाई के दौरान, फिर सीएपीएफ के बारे में जानना शुरू किया, एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या दिमाग में आया, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई? माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, सो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थोड़ा देखा कि सीएपीएफ में किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मोस्टली जीएस सिविल सर्विस और इसका ओवरलैप करता है, लेकिन जो चीजें डिफरेंट थी, एक तो साइंस का पोर्शन हमें कवर करना था, जनरल साइंस। उसके अलावा मैथ्स आती है इसमें, और मैथ्स मेरा ठीक ठाक था बैकग्राउंड, तो उतना ज्यादा टिपिकल हुआ नहीं मुझे शिफ्ट करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा जो सेकंड पेपर है इसमें, उसमें थोड़ा इंग्लिश का भी पार्ट है, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस राइटिंग एंड ग्रामर। तो मैंने मेन काम करा अपना स्पोकन इंग्लिश पे कमांड करने के लिए, क्योंकि मुझे एसएसबी वगैरह भी अपेयर कर रहा था। मैंने 3 एसएसबी दिए हैं। सो उस प्रोसेस में जब मैंने इंग्लिश को अपना स्पोकन को इंप्रूव करा, तो उसी ने मेरा रिटर्न वाला पार्ट भी खुद ब खुद तैयार हो गया। उसके लिए मुझे फिर सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। रोहित, आपने बहुत ही थीमेटिक वे में समझाया कि इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देखो और जो भी लेस स्ट्रॉन्ग पोर्शन लगे उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। रोहित, मैं आपसे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में आपने 105 मार्क्स सिक्योर किए, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। सो मैंने जब फोर्सेस का डिसाइड किया तो मुझे एक बात समझ आ गई थी, नॉलेज बेस इज सेकेंडरी है, यहाँ पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। क्योंकि एसएसबी मैंने देखा कि वहां पर्सनैलिटी का बहुत वेटेज है, रिटर्न बस जस्ट क्लियर करके आ जाओ, इट डजंट मैटर अ लॉट, लेकिन पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। सो मैंने उस पर ज्यादा काम किया था कि क्या क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आज मेरे अंदर है और क्या क्या मुझे डेवलप करना है। उसका एक मैं मेथड बता सकता हूँ। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज गूगल पे इजिली मिल जाती है 14,
सो उनमें अपने आप को आज रेट करो, अगर 5 में से कितने रेट आज तुम अपने आप को दे सकते हो रेटिंग्स। उसके बाद जिसमें तुमने 4 दे दिया, जैसे मेरा इफेक्टिव इंटेलिजेंस ठीक ठाक था, लेकिन पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे उस टाइम पे मैंने अपने आप को 2 स्टार दिए थे। सो मुझे पता चला मुझे यहाँ पर आज अभी वर्क करना। सो स्टार्टेड डूइंग सम मिरर प्रैक्टिसेस, गूगल मीट पे मैं अपने फ्रेंड्स को सेशन साथ में, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा आसपास नहीं था जो डिफेंस के लिए उस टाइम ओरिएंटेड था। सो मैंने वर्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करा, लोगों से जुड़ा, और वहां से मैंने इस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो वहां से मैंने अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव करा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बाकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जो इंटरव्यू में चीजें देखी जाती है, मुझे ये पता था वो मेरे आंसर को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो मैं पॉइंट्स मेक कर रहा हूँ उससे ज्यादा वो ध्यान देंगे मैं किस तरह से अपना पॉइंट्स रख रहा हूँ। माई वे ऑफ स्पीकिंग ज्यादा मैटर करेगा। सो मैंने उसे थोड़ा इंप्रूव करने का ट्राई किया था। रोहित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने जैसे कहा कि किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंटेंट को ज्यादा कॉन्शियसनेस में ना लाके जो बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कैसे कॉन्फिडेंटली आंसर करें, क्योंकि आप जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 1-2 सेकेंड आप थोड़ा सा उसमें थॉट देते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मेरे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था इंटरव्यूअर ने कि तुम नहाने जा रहे हो 2 बाल्टी पानी लेकर, एक में ठंडा पानी है एक में गर्म पानी है, और बाथरूम के अंदर जाके तुमने देखा तुम अपने कपड़े भारी भूल गए हो। सो यू हैव टू कम आउट। कपड़े लेने बाहर आओगे तब क्या करोगे? पानी मिलाकर बाहर आओगे या वापिस आकर पानी मिलाओगे? सो ये सवाल ऐसा है जिसमें दोनों ही आंसर सही है। मैं ये नहीं बोल सकता कि पहला ऑप्शन ही सही है या दूसरा ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना, बट मैटर करता है कि तुम अपना आंसर किस तरह जस्टिफाई कर रहे हो। सो मैंने बोला सर मैं वापस आकर पानी मिलाऊंगा, डेफिनेटली गर्म पानी भी थोड़ा ठंडा हो चुका होगा, तो मैं सारा ठंडा पानी ना मिला के थोड़ा ठंडा पानी इसमें मिला लूंगा और बचा हुआ पानी मैं कहीं और यूज कर लूंगा। सो मेरा जो जस्टिफिकेशन था ये ज्यादा मैटर कर गया, अपार्ट फ्रॉम कि मैंने पॉइंट क्या मेक करा और मैंने आंसर क्या। रोहित, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू बोर्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या समय लेकर उसको आंसर करना चाहिए कि बोर्ड से समय मांग लेना चाहिए, या फिर तुरंत आपके दिमाग में जो आ रहा है आपको स्पॉन्टेनियसली कॉन्फिडेंस के साथ उसको आंसर करना चाहिए आपके हिसाब से? बोर्ड क्या होता है कि कभी एक 1 पॉइंटर में सवाल वो बहुत कम पूछते हैं, वो सवाल को बनाते हैं लगभग 6-7 सेकंड से 10 सेकंड वो सवाल ही पूछते हैं। तो उतने में अपना बैक ऑफ माइंड में आंसर तैयार कर लेते हैं कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। एक रफ रोड मैप तैयार कर लिया, उसके बाद 1 सेकंड का पॉज लो ये देखने के लिए कि मैं उन्हें बीच में इंटरप्ट नहीं कर दूं। पहले उन्हें उनकी बात खत्म करने दे देता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जब कंफर्म हो गया 1 सेकंड के पॉज से कि अब नहीं बोल रही है, फिर अपने पॉइंट्स रखने स्टार्ट कर दो। और इस प्रोसेस में जैसे हम कोई पॉइंट मेक कर रहे हैं, इसी बीच में बाकी पॉइंट्स भी हमारे जुड़ते चले जाते हैं। एक चीज और याद रखनी चाहिए कि इंटरव्यू का जवाब कंसाइज देना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो होता है ना किसी भी ह्यूमन का, वो टाइम टू टाइम गिरता है। तो जितना शॉर्ट एंड कंसाइज आंसर देंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। रोहित, अब मैं आपसे जो क्रोनोलॉजी उस दिन हुई थी आपके इंटरव्यू के दिन वो आपसे जानना चाहूंगी। तो जब आप जो इंटरव्यू पैनल के सामने आए, आप गेट से एंटर हुए, उसके बाद कैसे माहौल था? मतलब क्योंकि नर्वसनेस ऑब्वियसली होती है कि इंटरव्यू है, यूपीएससी पैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। होना ना होना वो अलग बात होती है, बट यूपीएससी का इंटरव्यू देना वो एक अलग ही इवेंट है। तो उस एक्साइटमेंट, नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए जब आप एक्चुअली बोर्ड के सामने थे, तो फिर हाउ वाज द फीलिंग? हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड फिर क्या होता है उसके बाद? उसमें मेरे बोर्ड ने बहुत कॉर्डियल था, उन्होंने साथ दिया था। कैसे? जैसे मैं एंटर करा उस पर डेफिनेटली मैं थोड़ा नर्वस था। पहली बार इतनी प्रोमिनेंट किसी आईएएस ऑफिसर के सामने मैं पहली बार गया था। सो टीसी आनंद सर का बोर्ड था मेरा, वो सामने बैठे हुए, मेरा फर्स्ट नजर सर पे, सबको ग्रीट करा मैंने। फिर पीछे प्रेसिडेंट कोविंद सर का फोटो लगा हुआ था, अशोक स्तंभ लगा हुआ था, मेरी वहां नजर टिकी हुई थी। फिर मुझे बैठने के लिए उन्होंने बोला। फिर इस बीच में ही अनंत सर ने मेरा इंट्रोडक्शन खुद ही करना स्टार्ट कर दिया, मेरे डेस्क से पढ़ पढ़ के। तो उस टाइम में मुझे टाइम मिल गया अपने इमोशंस वगैरह को थोड़ा कंट्रोल करने का। सो उस टाइम को मैंने वहां यूज किया, तो थोड़ा मैं वहां से ठीक हो गया था। फिर अनंत सर ने क्वेश्चन स्टार्ट करे मुझसे पूछने। स्टार्टिंग में मैं उतना अच्छा आंसर नहीं दे रहा था, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट मैं उतने अच्छे से आंसर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बैटर नेक्स्ट मेंबर पे जाता है मैं उस टाइम तक कंफर्टेबल हो गया था। मैं फिर उसमें मैं ये नहीं सोच रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है, हाँ वो बैक ऑफ माइंड था, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक से डिस्कशन कर पा रहा था, उतना ही नर्वसनेस नहीं थी जितनी पहले थी। सो बोर्ड इन यूपीएससी इंटरव्यूज में एक खासियत है कि बोर्ड आपको कॉर्डियल मिलता है, वो आपको खुद अच्छा फील करा देते हैं, आपकी नर्वसनेस को खुद ही खत्म कर देते हैं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी होती। रोहित, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो कौन कौन से डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए? ओके, सो स्टार्टिंग में हॉबीज उन्हें देखने को मिला, मेरा क्रिकेट उसमें मिला गया, तो क्रिकेट से उन्होंने स्टार्ट किए थे। क्रिकेट से काफी क्वेश्चंस पूछे थे, फिर वही पेटेंडेंट सवाल के सीएपीएफ क्यों आना चाह रहे हो, फिर आईआईटी देख के कोई नॉर्मल कॉर्पोरेट फील्ड में क्यों गए नहीं जाना चाहते, यहाँ क्यों आ
फोर्सेज में IIT कानपुर के बाद, ये सवाल पूछा। फिर सिविल सर्विस क्यों नहीं जाना चाहते, ये भी एक सवाल था मुझसे। आफ्टर दैट उन्होंने कुछ साइंस का देखा, तो साइंस से कुछ सवाल पूछे मुझसे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए साइंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है और साइंस कैसे इसे टैकल करने के लिए यूज की जा सकती है। और एक बाथिंग वाला सवाल भी साइंस से रिलेट करा था उन्होंने। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज रिलेटेड भी पूछा था मुझसे कि CRPF फोर्स क्या है, इसका काम क्या है, ये सब पूछा था। आफ्टर दैट इनसे जो उन्हें लीड मिलती चली गई थी, तो जो मैं लीड दे रहा था, मैंने क्या करा, जो मुझे पता वही लीड दे रहा था। तो मैं अपने इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में चला रहा था, जितना मुझे आता बस वही बोल रहा था। आफ्टर दैट कुछ सवाल मुझसे सिक्योरिटी ओरिएंटेड भी थे, त्रिपुरा में क्या चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। और एंड में सर ने मुझसे बोला कि ऐसा कोई चीज जो तुम सोच रहे हो कि हमें पूछना चाहिए, तो हमने ना पूछी हो। तो वहां मैंने बोल दिया था, सर आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम डांस एज वेल। तो एक मोमेंट बन गया था, वो सब खुश हो गए थे, लाफ करने लग गए थे। तो उन्होंने बोला शायद हमें भी डांस के बारे में उतना नहीं पता। तो इस पॉजिटिव नोट पे मेरा इंटरव्यू एंड हुआ था थोड़ा। रोहित ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि रोहित ने खुद ही मेंशन किया कि आई वाज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस डोमेन और आपने वो नहीं पूछा। तो शायद आप भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ। ये रोहित का एक इम्पोर्टेंट ट्रेड बोर्ड को डेफिनेटली दिखा होगा। और जैसे हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि आप कैसे प्रेजेंट करें वो इम्पोर्टेंट है, ना कि कंटेंट ऑब्वियसली मैटर करता है, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू डू नॉट हैव कंटेंट आप कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। लेकिन तालमेल किस तरीके से बनाना है वो आपके EQ पे डिपेंड करता है। तो रोहित, आपने जैसे बताया कि आपको पता था कि जो चीजें आपको आती हैं उसी से लीड मिल रही थी, तो ये नपातुला आंसर कैसे देना है कि कुछ और ना बोल दें, क्योंकि जैसे हमने बात की कि सजग रहना है, विजिलेंट रहना है। देखो, इसको भी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। जब मुझसे साइंस से पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है साइंस और कैसे टैकल की जा सकती है, तो एक बहुत वाइड सवाल है, जनरल सवाल है, बहुत कुछ भी आंसर दिया जा सकता है। तो मैंने भी इसमें जो वर्ड्स यूज करे, मैंने वो वर्ड यूज करे। अगर मुझसे फर्दर इससे कुछ सवाल बनता है तो मैं रेडी रहूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि सर व्हीकुलर इमिशन हो रहे हैं, साइंस ने इंजन दिया, हमें मोबिलिटी इंक्रीज करी, व्हीकुलर इमिशन हो गए, उसको ठीक करने के लिए हम BS6 नॉर्म्स ला रहे हैं। तो मुझे पता था BS6 से सवाल पूछे, ठीक है ना। तो उन्होंने पूछा भी था, थोड़ा बहुत मुझे पता था, वो मैंने बता दिया था। आफ्टर दैट एक पॉइंट में फिर मुझे पता था, अगर मैंने पॉल्यूशन वगैरह का जिक्र कर दिया तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जरूर पूछेंगे मुझसे। उसके मेथड मुझे पता थे कि कार्बन कैप्चर कर लो, रिमूव तो कर नहीं सकते। फिर मुझे पता था अभी जा रहे हैं कार्बन न्यूट्रलिटी पे, क्योंकि COP26 अभी रिसेंटली हुई थी, तो मुझे पता था पक्का ये सवाल आने वाला है, और वो सवाल आया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कार्बन कैसे कैप्चर करें, तो मैंने बोला एफोरेस्टेशन। मुझे पता था अब ये पूछेंगे इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना, और उसके लिए मैं तैयार था कि सर इट इज अराउंड 23%। तो मैं अपने क्वेश्चन खुद ही गैस कर पा रहा था कि इंटरव्यूअर क्या पूछने वाला है, एंड आई वाज रेडी फॉर दैट। रोहित, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया, बट मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये नपातुला जो भी आंसर देना है उसको कैसे तैयार करना है अपने आप को कि आप इससे ज्यादा ना बोले। ओके, सो ये प्रैक्टिस फेज में आपको एक चीज करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई इंटरव्यू का आंसर दे रहे हैं, तो उसका लीड अप क्वेश्चन खुद सोचो कि इसका फॉलो अप क्या पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इंट्रोड्यूस कराया खुद को, तो फिर इससे फॉलो अप क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैं हापुड़ से हूं, हापुड़ के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग यहां से कोई पूछ सकता है हापुड़ के बारे में। तो मैं एक चीज अलग से ये ढूंढ कर गया था कि हापुड़ में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, और उनका उसी दिन 23 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी थी, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। तो अगर वो हापुड़ के बारे में पूछते तो मैं ये पॉइंट जरूर डालता, बट पूछा नहीं, वो डजंट मैटर। तो एक डायरेक्शन ऐसी मिलनी चाहिए कि जो भी तुम आंसर दे रहे हो इंटरव्यू का, खुद को दो या किसी को भी, तो फॉलो खुद सोचने कि मुझसे इसके बाद क्या पूछा जा सकता है। सो ये बहुत काम की चीज रहेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। डेफिनेटली बहुत काम की चीज है। और रोहित, बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे, आपसे इंस्पिरेशन भी उनको मिल रही होगी। रोहित, अब मैं आगे चलती हूँ और अलग अलग डोमेन्स आपने बताया, SRTs आपसे पूछी गई। SRTs बस वो बाथिंग वाली थी, सिक्योरिटी रिलेटेड SRT नहीं दिया था मुझे। रोहित, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं किसी भी चीज का, बोर्ड उससे संतुष्ट नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में कैसे बैलेंस करना है और कैसे बोर्ड के भी जो सजेशन है, व्यूज हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने भी जो सजेशन है उसको पोलाइटली उनके सामने रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी डोंट हैव टू आर्ग्यू एट ऑल। आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि वो बहुत सीनियर है हमारे। ये हो सकता है कि ओपिनियन डिफर हो सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, नो डाउट अबाउट इट। तो अब जो वो बोल रहे हैं उनकी बात एक्सेप्ट कर लो। ओके सर, अगर तुम्हें नहीं पता है बोल दो कि ठीक है सर, मैं इसके बारे में जान लूंगा। लेकिन बहस करने पर अगर हम आ जाते हैं इंटरव्यू से कि नहीं मैं ही सही हूं, आप गलत बोल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर जाता है। उसकी वजह से इंटरव्यू खराब जाते हैं लोगों के। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वे बहुत हम्बल पर्सनैलिटीज है जो हमारे सामने बैठे हैं, तो हमें पोलाइट रहना पड़ेगा। जो चीज हमें आती है उस पर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा।
लेकिन कॉन्फिडेंट रहते हुए हमें एरोगेंट नहीं बनना, हमें हम्बल रहना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। जैसे मुझसे भी पूछा था कि व्हाट आर दी अदर सीएपीएफ देन दीज 5, तो मैंने बोला असम राइफल एंड एनएसजी। सर ने मुझे 2 बार ग्रिल करा कि आर यू श्योर, आर यू श्योर। दूसरी बार में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था थोड़ा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। फिर मैंने बोला सर एज फार एज आई रिमेंबर दीज आर दी 7 सीएपीएफ। सो मैंने सर को भी मना नहीं करा, सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं सही हूँ, और ना मैंने खुद को जबरदस्ती सही दिखाया। तो ये चीज थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, आर्ग्यू नहीं करना इंटरव्यू से कभी भी। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंटली कहना है कि मुझे नहीं आ रहा है? अगर देखो कोई सवाल हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, उस पर तो शायद हम ना ही बोले कि नहीं आ रहा, तो गलत सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछते हैं लोग, उनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर वीकनेस में, तो उससे पता चलेगा कि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अच्छे से। दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल है उनमें हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता हो। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा था हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर अंडर सीआईएस, आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैंने सर से ये बोल दिया था सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं थी। फिर याद क्या रखना, जिस सवाल का आंसर तुमने मना करा है वो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं घटेंगे उसके, लेकिन जो अगला सवाल तुम्हारी डोमेन में आएगा, तुम्हारी रेंज में आएगा, उस पर तुम्हें बाउंस बैक करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगला सवाल पूछ लिया आईटीबीपी क्यों नहीं आना चाहते, ठीक है ना, तो मैंने उसे बहुत अच्छे से आंसर कर दिया था कि सर ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि मैं नहीं आना चाहता, मिलेगी तो मैं भाग के आऊंगा, तो बस मुझे एसी बनना है, फोर्स कोई सी भी दे दो। सो मैटर ये करता है, कोई सवाल का आंसर नहीं आता, पोलाइटली मना करो, अगले सवाल पे ज्यादा ध्यान दो कि अब मुझे बाउंस बैक करने का मौका मिला है, मैं बाउंस बैक करूंगा। रोहित, आपने बताया कि कैसे किसी क्वेश्चन को नहीं आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं आ रहा है आपको, 2-3 लगातार ऐसे ही क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन नेचर है कि आप थोड़ा सा, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, बट वहां पे किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, सटल रखना है। ओके, मैं इसे थोड़ा क्रिकेट से समझाऊंगा। लाइक टेस्ट मैच चल रहा है और आपको बॉलर ऑफ स्टंप पे आउट स्विंगर डाले जा रहा है, छोड़ते जाओ, अपने जोन की बॉल नहीं है, जबरदस्ती खेलोगे आउट हो जाओगे। लेकिन जब तुम्हारे जोन में पैरों पर बॉल डालेगा, उसे फ्लिक करके चौका मारना, ठीक है ना, तो वेट करना उस क्वेश्चन का जिसका आंसर तुम्हें आता है, सिंपल। जरूर ऐसा देखो, एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा जब इंटरव्यू देख लेगा कि 2 से 3 सवाल ही नहीं बता पा रहा, तो जरूर से वो एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसपे तुम्हें वो बुलवाना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू इसीलिए है, वो तुम्हें बुलवाना चाहते हैं। तो वो सवाल आते ही तुम उसको अच्छे से उसके लिए तैयार रहो, उस पर आराम से खेल जाओ, उस सवाल पर खेल जाओ कि ये तो मेरी जोन में आ गया, इसे तो मैं छक्का मारूंगा। तो अगर ये तुमने कर लिया तो इंटरव्यू फिर सही जाएगा। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन रोहित, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? स्टडी आईक्यू में एक तो मैंने जियोपॉलिटिक्स वाला टॉपिक यहाँ से काफी अच्छा क्लियर कवर करा था। शायद आदेश और आदर्श और 2 हैं जो वीडियोस डालते थे, उनके मैंने कंटेंट को काफी फॉलो करा था। उसमें कंटेंट काफी अच्छा था और एडिटिंग भी काफी सही थी, सो मैं उसे बहुत फॉलो करता था। आफ्टर दैट जो करंट अफेयर्स के जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं, कोई मेजर इवेंट हो गया, उसकी एनालिसिस करनी है मुझे, सो मैं वीडियो देख लेता था, क्योंकि मैं बुक से पढ़ने से ज्यादा मैं वीडियो से पढ़ना थोड़ा प्रेफर करता था। ये हर किसी का डिपेंड करता है, मुझे वीडियो से ज्यादा पढ़ना पसंद था। तो मैं साइड में को लगा के 1.5x 2x पर वीडियो लगा के देखता रहता था, टीवी सीरीज की तरह। सो मेरा टाइम पास भी हो जाता था और कंटेंट कवर हो जाता। स्टडी आईक्यू को मैंने अपनी जर्नी में एक इंटीग्रल पार्ट रहा है मेरा। स्टडी आईक्यू से मैंने काफी कंटेंट कवर किया है। रोहित, ये तो हमने पर्सनालिटी टेस्ट की काफी लेंथ में चर्चा की, हम सेशन के एंड में आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? हाँ, पहली बात तो क्लियर कट हमें पता होना चाहिए फोर्सेज में जाना क्यों। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है, लोगों को नहीं पता क्यों जाना फोर्सेज में। जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, ये आंसर होता है ज्यादातर लोगों का। बट फोर्सेज इज नॉट जॉब, ये रोजगार नहीं है, उसके लिए बहुत ऑप्शंस है। फोर्सेज में जब तुम्हें वाई पता है ना, अपना क्यों जाना है, उसके बाद रास्ते खुलेंगे, खुद खुलेंगे। उसके बाद फिर मैं दूसरी बात बोलूंगा कि अपना नॉलेज बेस बिल्ड करो, जरूरी है, लेकिन पर्सनैलिटी ट्रेड्स पे सबसे ज्यादा काम करिए। जब पर्सनैलिटी डेवलप कर ली और ऑटोमेटिकली तुम्हें रिटर्न क्लियर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि खाली तुम बैठ नहीं पाओगे। पता चल रहा है एग्जाम आना है, मुझे ऑफिसर बनना है, तो पढ़ लो अभी, बाद में पढ़ाई छोड़ दूंगा जब एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन अभी तो पढ़ लेता हूँ। दूसरी चीज, एक मोटिवेशन का सवाल रहता है कि मोटिवेशन डाउन जाता है लोगों का, ग्राफ थोड़ा इस तरह चलता है, ठीक है ना, कभी हाईली मोटिवेटेड, कभी बहुत डाउन मोटिवेटेड। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट का काम है एक पूरी कंपनी और कोई को कमांड, तो हम मैनेजमेंट कर रहे होंगे 130 to 140 ट्रूप्स का, उनका मोटिवेशन संभालना हमारी जिम्मेदारी है। सो हम अपने आप को ही मोटिवेट नहीं रख पा रहे, सो दैट इज सम प्रॉब्लम। सो सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस इन दीज फोर्सेज। सेल्फ मोटिवेट रहना है। बहुत कंटेंट अवेलेबल है, अब तो ऑनलाइन मीडिया बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गई है,
तो कंटेंट की किसी भी फील्ड में कमी नहीं है, काम की चीजें हमें अपनी एक्यूमुलेट करनी है, PYQs लगाते रहने हैं जिससे हम टच में रहे चीजों के, और इंटरव्यू के लिए क्या है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद से बातें करनी। जितना खुद से बातें करेंगे, खुद के अननोन आंसर्स को एक्सप्लोर करेंगे, हम ऑटोमेटिकली इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। जैसे मैं अपने इंटरव्यू में 80 to 90% इंटरव्यू के क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड थे, वो सवाल पूछते थे, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, ये तो मेरे जोन का सवाल। तो इसीलिए मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू एक तरह से पूरा सोचा हुआ था कि इससे बाहर तो नहीं जाना, और वही हुआ था। प्रिपरेशन अच्छी करें, और जैसे रोहित बता रहे थे कि 80 to 90% जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए इंटरव्यू में, ही वाज प्रिपेयर्ड। तो अगर आपकी भी प्रिपरेशन इतनी ही अच्छी है तो बी कॉन्फिडेंट इनफ, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वाई का जो ब्रिज होता है ना, क्लियरिंग एंड नॉट क्लियरिंग, वो क्लियर कर देना, इसलिए वाई बहुत ही क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत ही एंगेजिंग सेशन था, जहां पे आपने इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के बहुत सारे इंसाइट्स बताए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है एक इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वंस अगेन रोहित, एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक।